नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं छठ पर्व की खबर से। छठ त्योहार नज़दीक है और ऐसे में घर जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप रेलवे स्टेशनों की भीड़ देखकर ही लगा सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की सौगात दी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि सामान के साथ साथ खिड़कियों से यात्री भी प्रवेश करते हुए आपको ट्रेनों के अंदर दिख जाएंगे। जो जनरल बोगी से सफर कर रहे हैं उनकी ट्रेन भी छूट रही है। परिमल कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छठ में घर परिवार के बीच पहुंचने की ये भीड़ है। तादाद ज्यादा तो बंदोबस्त भी चुस्त दुरुस्त। क्या सामान और क्या इंसान। भीड़ इतनी ज्यादा कि ट्रेन में दाखिल होने को लेकर गेट का नहीं, सामान से लेकर इंसान सहारा खिड़कियों का ले रहे हैं। कभी ऐसे चढ़े थे ट्रेन में? कभी नहीं चढ़े। कभी नहीं। खिड़की से कभी चढ़े थे? नहीं। भीड़ ज्यादा है इसलिए खिड़की से? हाँ, भीड़ ज्यादा है ना, इसलिए खिड़की से चढ़ना पड़ रहा है। ट्रेन में चढ़ते वक्त धक्का-मुक्की न करें, आपकी वजह से किसी को चोट लग सकती है। हालांकि त्योहारी सीजन में रेलवे ट्रेनों की अतिरिक्त 2614 ट्रिप चला रही है। 52 से 53,000 अतिरिक्त बोगियां लगाई गई हैं। करीब 36.5 लाख अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम इन ट्रिप्स के जरिए रेलवे ने किया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, जहां से बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा को जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, इसी ट्रेन में टिकट लिया था। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर ये स्थिति आपको नजर आएगी। गेट भी बंद कर दिया गया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि गेट को लॉक करना पड़ गया और कई लोगों की तकलीफें जो है बढ़ गई। यहाँ पे बाहर में कई लोग हैं। आपको इसी ट्रेन में चढ़ना था? हाँ, इसी ट्रेन में नहीं। पत्नी आपकी बोगी में है? हाँ, बोगी में है। और आपको चढ़ने कोई नहीं दे रहा है, कुछ में जाने नहीं दे रहा। टिकट भी ले लिया हम। टिकट इसी ट्रेन की है? बिहार से प्रकार इसी ट्रेन का है। और इसमें चढ़ नहीं पाए? नहीं, भीड़ है तो बोला 2 ट्रेन मिस हुआ। 2 ट्रेन मिस की है? उस तक में एक आधा शाम ट्रेन मिस हो गया, उसमें चढ़ नहीं पाए? चढ़ नहीं पाए। उसके बाद दिल्ली आए हैं, यहाँ भी चढ़ नहीं पाए। ये हाल जनरल बॉगी में सफर करने वाले आम मुसाफिरों का है। भीड़ की वजह से गेट बंद, जो चढ़ गए किसी तरह से खड़े खड़े बिहार तक सफर करेंगे क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं। रिजर्वेशन के लिए गए भी थे कि नहीं? बिहार से नहीं मिला। हाँ? नहीं मिला। तो रिजर्वेशन के लिए कोशिश किए थे कि उसके लिए रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश कर रखा था, सीट नहीं मिला। 1 महीने पहले से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिला। तो किसी तरीके से जाना है तो अब छठ पूजा मनाना है तो मैं जाना पड़ेगा। इंतजाम का दावा तो रेलवे कर रही है, पर अगर काफी होते तो तस्वीरें कुछ और होती। छठी मैया के नाम पर यात्रियों को सारी मुश्किलें मंजूर है, पर घर जाना जरूर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली की यमुना में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। सफेद झाग दिखने लगा है। हर साल छठ पूजा के आसपास कुछ ऐसी ही तस्वीरें झाग भरी यमुना की नजर आती हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की प्यास बुझाने वाली, मां कहकर पूजे जाने वाली यमुना की ये तस्वीरें हैं। ये दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के पानी में सफेद झाग की मोटी परत दूर से ही नजर आ रही थी। पानी में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ने से झाग बनता है। पहले समझते हैं कि दिल्ली में हर साल यमुना में ये सफेद झाग क्यों बनने लगते हैं। कार्बनिक अणुओं के सड़ने से ऐसा होता है। घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज से भी ये समस्या पैदा होती है। कालिंदी कुंज पहुंचते पहुंचते यमुना दिल्ली के सीवेज से पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है। ओखला डैम से जैसे ही ऊंचाई से पानी छोड़ा जाता है, वैसे ही झाग बनने लगते हैं। छठ पूजा से पहले यमुना के पानी में जहरीला झाग देखते ही बीजेपी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया। सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा यमुना में बोट पर बैठकर झागों का मुआयना करते नजर आए। मेरा मन रो रहा है आज। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था। इस साल आया, शायद दावे थे कि सब ठीक हो गया है। उसके बाद भी ये झाग दिखे, और झाग तो झाग है। ये झाग एनडीटीवी के कैमरे में न आ जाए,
इसके लिए 50,000 लीटर केमिकल यहाँ पे ला करके इस झाग को छुपाने के, उसको डालने से झाग खत्म हो जाता है। वो यमुना जी में जहर डाल रहे हैं। आप कहते ना कि 5 साल में, 2013 में कहे 5 साल में डुबकी लगाएंगे, 18 में कहे 2 साल बाद, 20 साल, हम उसके भी 2 साल बाद खड़े हैं। शाम होते होते आम आदमी पार्टी का जवाब भी आ गया। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने 5 साल दिए हैं यमुना साफ करने के लिए, तो 2025 में यमुना सफाई के ऊपर बातचीत करेंगे। हमने कितना किया कितना नहीं किया वो हिसाब हम दिल्ली की जनता को दे देंगे। अभी तो आप अपना हिसाब दो। 15 साल हो गए एमसीडी के, 3 कूड़े के पहाड़ आपने खड़ा कर दिया, 16 कूड़े के और पहाड़ खड़ा कर रहे हो। आपने हर चौराहे, हर मोहल्ले में आपने कूड़े का वो अंबार लगा रखा है। आप इस पे जवाब दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्रीय एक्शन प्लान का ऐलान किया था कि दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बढ़ाए जाएंगे, उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को रोककर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली के हर घर को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा, पूरी दिल्ली के नालों को निरंतर साफ किया जाएगा और दिल्ली के मौजूदा 19 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया था कि 2025 तक वो दिल्ली में यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। कहते हैं माँ यमुना पतित पावनी है, इस पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ डुबकी लगाइए, पाप धुले ना धुलें, बीमारी कोई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है, कई तमाम प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं उनके, लेकिन लोग मानेंगे तब कि यमुना साफ हो गई जब ये हर साल दिखने वाला झाग ना दिखाई दे। सहयोगी करण पात्रा के साथ कालिंदी कुंज से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं और उसके पहले आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव दिल्ली में कूड़े के ढेर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उनके इस दौरे के दौरान बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और केजरीवाल के दौरे का विरोध करने लगे। तो वहीं मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का विरोध करने लगे। झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, 2 साल से माननीय सांसद जी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं बिना किसी विज्ञापन के, और उन्होंने इस कूड़े के ढेर को 40 फुट नीचे कर दिया है। बिल्कुल हम आमने सामने हैं, हम इनको भगा के ही दम लेंगे। 17 साल एमसीडी में बीजेपी, और अगर 17 साल में बीजेपी का विकास देखना दिल्ली के लिए तो कूड़े का पहाड़ देखो। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने। कूड़े के पहाड़ हटाना है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचना ये स्पष्ट करता है कि आम आदमी पार्टी ये नगर निगम चुनाव कूड़े के मुद्दे पर ही लड़ेगी। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया। अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। दिल्ली में 3 बड़ी लैंडफिल साइट या कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला। गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई तो कुतुब मीनार, ताजमहल और इंडिया गेट को टक्कर देती है। तीनों लैंडफिल साइट में कुल 200 लाख टन कचरा जमा है, जो दिल्ली की आबोहवा खराब कर रहा है। बीजेपी का कहना है ये कोई खास मुद्दा नहीं है। कौन ऐसा शहर होता है जहां लैंडफिल साइट नहीं होती है सौरभ जी? हर शहर में जहां आदमी रहेगा वहां तो कूड़ा निकलेगा। आप लैंडफिल साइट दिखा करके जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या किसी दिन सांसदों के साथ बैठ करके चिंता व्यक्त किए? कुल मिलाकर एमसीडी चुनाव घोषित होने से पहले ही दिल्ली की 2 मुख्य पार्टियों के बीच सड़क की सियासत शुरू हो गई है।
दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है, जबकि दिल्ली सरकार के अंदर पिछले लगभग 8 सालों से आम आदमी पार्टी का शासन चल रहा है। ये बहुत जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के शासनकाल की कमियां गिनवाएगी और बीजेपी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के शासनकाल की कमियां इन चुनावों में गिनवाएगी। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो एमसीडी के स्तर पर किसको कामयाब मानती है और किसको नाकामयाब। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और भड़काऊ भाषण के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। उन्हें 3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 3 साल की सजा का मतलब यह है कि अब उनकी विधायकी भी उनके हाथ से जा सकती है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को सपा संस्थापक सदस्य और विधायक आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण को लेकर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजा 3 साल की थी तो आजम खान को कोर्ट से ही बेल मिल गई। कोर्ट से निकलते ही आजम खान ने कहा कि न्यायालय पर उनका विश्वास बना हुआ है और वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। आजम भाई, इस केस के खिलाफ आप अपील उसमें मैंडेटरी जी उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ करता हूं। 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी पर तलवार लटकने लगी। कानून के मुताबिक अगर किसी विधायक सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो वो विधायक या सांसद नहीं रह सकता और न ही 6 वर्षों तक चुनाव लड़ सकता है। कोर्ट ने आजम खान को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। आजम खान को मिली सजा पर बीजेपी नेता खुश नजर आए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने ट्वीट कर आजम खान को मिली सजा का स्वागत किया। आजम खान की विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी, अब ये सब कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है क्योंकि नियम के मुताबिक 2 साल से ज्यादा सजा होने के बाद वो विधायक नहीं रह सकते हैं। तो उन्हें विधायक बने रहना है तो उन्हें तुरंत जो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा दी है 2 साल की, इस फैसले पर स्टे लेना होगा, इस फैसले को रद्द कराना होगा और इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम है, वरना आजम खान की विधायकी चली जाएगी। रामपुर में सहयोगी तमकीन, दिल्ली में कनन पात्रा और प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां की राजधानी भोपाल में बुधवार की रात क्लोरीन गैस लीक होने से 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस गैस लीक की वजह से वहां भगदड़ मच गई। कई लोग घर छोड़कर निकलने लगे, शहर के दूसरे इलाके में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। जिन लोगों को इनसे दिक्कत हुई उन्हें गले और आंखों में जलन हुई, उल्टियां हुई और सांस लेने की भी दिक्कत हुई। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। भोपाल के ईदगाह इलाके में बुधवार की रात अफरा तफरी रही। वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन के रिसाव से लोगों की आंखें जलने लगी, उल्टी हुई। 400 परिवारों वाले मदर इंडिया कॉलोनी में हर शख्स की यही शिकायत थी। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हमारा जब भी सिलेंडर ख़त्म होता हम वही अपना नया सिलेंडर आता है, हम अपने प्रॉपर प्रोसेस के साथ सिलेंडर को रिप्लेस करते हैं। तो एक्चुअली हमने अब प्रॉपरली 10:30 बजे तक इसको फिट कर दिया था, प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहा था। 5 बजे तक प्रॉपर वर्क किया सिलेंडर, लेकिन 5 बजे बाद हम रूटीन चेकअप करते हैं, डोजिंग का जो हम पता करते हैं क्लोरीन वाटर में हम जो 2 ppm दे रहे हैं रो और क्या कहते हैं क्लियर वाटर में, हम चेक करने के लिए हमारा वर्कर गया, उसने एयर में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा पाई गई। फिर हम अपने केमिकल से हमने चेक करा सिलेंडर के पास, जहाँ पे हमें लीकेज का पता चला। जो सिलेंडर था हमारा क्लोरीन सिलेंडर, उसे पूरा वाटर से फिल कर दिया गया है उसका चैम्बर। उसके बाद हमने अपने सुपीरियर अधिकारी को इसकी सूचना दी। 2 बजे तक हमारी एक्सपर्ट टीम, जो लीकेज एक्सपर्ट टीम होती क्लोरीन की, वो आ गई थी और 2:30 बजे तक पूरा घटना जो भी हमारी हुई थी क्लोरीन की लीकेज, उस पर कवर पूरा कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। सुबह राहत थी, लेकिन माहौल में गैस की गंध।
कोई यहाँ पर जो आसपास बहुमंजिला इमारतें उसकी तरफ गए, कोई देर रात लौटा, कोई सुबह लौटा, लेकिन कहीं ना कहीं जो 1984 की भयावह त्रासदी थी उसकी याद आ गई। और जब हम भी यहाँ पर आए हैं तो अभी भी महसूस कर सकते हैं कि क्लोरीन की जो गंध है वो यहाँ पर फैली हुई है और उससे थोड़ी बहुत तकलीफ यहाँ के लोगों को अब भी हो रही है। और अभी भी यहाँ पर हमने कुछ लोगों को देखा जो उल्टियाँ कर रहे थे और कुछ यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं। बस्ती में रहने वाले लोगों को जब रिसाव का पता लगा और उन्हें दिक्कत होने लगी तो वहाँ हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों में ताला लगाकर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरी बस्ती खाली हो गई थी, लोग वहाँ से निकलकर चले गए थे। हमारा बेटा है ना, ले लेके सबको भाग गया था, सबको नीचे छोड़ छोड़ के आ रहे थे, तो उसको इतनी लगी कि उसकी आंख इतनी बड़ी हो रही और अस्पताल में उसकी सांस भी रुक रही थी। उससे है ना बेचैनी इतनी थी, उसका पेट और उल्टियाँ और इतनी घबराहट, उसके क्या मालूम कैसे कैसे होने लगा, फिर बेहोशी होने लगी, तो फिर अस्पताल लेके भागे उसको। आपकी आंखों से भी आंसू वगैरह? हाँ, आंसू खूब आ रहे थे। अच्छा। जैसी मिर्ची लगी। अच्छा। मेरे को तो घबरा के चली गई थी आप? हाँ, घबरा के मैं कभी यहाँ रहती नहीं पूरी। हाँ। तो मैं खत्म हो जाती। 84 में आप कहाँ थे जब गैस रिसाव? यही थी। यही थी? कैसे मिले हमारे पास तो सब कागज वागज सब। तो आपको लगा कि उस वक्त की कोई चीज याद आ गई थी? हाँ, याद आई थी ना। दादा आप भी यहीं थे? हाँ, मैं भी यहीं था सर। कल आपके घर पे भी सब ठीक थे या किसी को कोई? हम तो ऊपर आ गए थे, वहाँ से झुग्गियों में रहता हूँ। अच्छा, तो हम तो ऊपर रहे। हादसे ने बस्ती में रह रहे लोगों को 1984 में हुए भोपाल गैस कांड की याद दिला दी, जब एक जहरीली गैस लीक होने की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों अब भी उससे पैदा हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है। ये चिंता रूस और भारत के रक्षा मंत्री की फोन पर हुई बातचीत में नजर आई। रूसी रक्षा मंत्री ने आशंका जताई है कि यूक्रेन की ओर से डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। 8 अक्टूबर को क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल पर विस्फोट के बाद रूस के हमलों में तेजी आई है। यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। इन सब के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की है। बातचीत में शोइगु ने आशंका जताई कि उकसावे की कार्यवाही के तौर पर यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने हमेशा बातचीत के रास्ते की वकालत की है। किसी भी पक्ष की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मानवता के खिलाफ होगा। उधर यूक्रेन की तरफ से भी आशंका जताई जा रही है कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के जवाबी हमलों और रूस के कब्जे से कई इलाके छुड़ाने के बाद से रूस और आक्रामक नजर आ रहा है। उसके मिसाइल और ड्रोन हमले भी फिर बढ़ गए हैं। बड़े पैमाने पर बिजली घरों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि यूक्रेन बिजली संकट से जूझे। ऐसे में डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को नए संकट में डाल सकता है। डर्टी बम में परमाणु सामग्री का इस्तेमाल होता है जिससे बम गिराए जाने वाले इलाकों में रेडियोधर्मी तत्व फैल जाता है और लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की संभावना से इनकार किया है। एक देश को दूसरे देश का सम्मान करना चाहिए, उसकी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति का बयान पूर्व नियोजित बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। युद्ध के गंभीर खतरों को देखते हुए कीव स्थित भारतीय दूतावास ने तीसरी एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को यूक्रेन से निकल जाने की सलाह दी है। सूत्र के मुताबिक आशंका इस बात की है कि युद्ध फ्रंटलाइन ही नहीं बल्कि फिर से शहरी इलाकों की तरफ बढ़ सकता है। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महिला क्रिकेट इतिहास में आज का बेहद बड़ा दिन रहा। महिला क्रिकेटर्स को अब पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर की मैच फीस मिलेगी। दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और भाई ये बात करते हैं कर्नाटक की, जहां की बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पर मदरसों का सर्वे करवाना चाहती थी, लेकिन बाद में पता चला कि मदरसे शिक्षा विभाग के तहत नहीं आते हैं। ऐसे में अब अरेबिक स्कूलों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है, यानी 12वीं तक की वो मुस्लिम शिक्षा संस्थाएं जहां अरबी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाती है
जो शिक्षा विभाग के तहत आती है। बेंगलुरु के सिटी मार्केट का एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र। यहाँ इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी इंतजाम साफ दिख रहा है। कंप्यूटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन शिक्षा भी। इन संस्थानों को चलाने वाले प्रबंधक सरकार के इस दावे से सहमत नहीं कि इस्लामिक शिक्षा केंद्रों पर आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती। अभी हाल ही में हमारे हाफिज बच्चे 24 बच्चे बैठे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बोर्ड के जरिए यहीं केंद्रीय विद्यालय मैजेस्टिक के सेंटर में इम्तिहान दिया था। अल्लाह का शुक्र है 24 बच्चे भी है फर्स्ट क्लास पास हुए। आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अब इस साल 40 पर 3 बच्चे अपीयर होने वाले हैं इम्तिहान में। तो ये क्या मदरसा पढ़ने वाले बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए बैठ सकते हैं? तो अब ये बगैर पढ़े के इम्तिहान में कैसे पास हो सकते हैं? कर्नाटक में तकरीबन 600 के आसपास मदरसे हैं जिनका पहले सरकार सर्वे करवाना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वो शिक्षा विभाग के तहत नहीं आते। ऐसे में राज्य सरकार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन कर उसे शिक्षा विभाग के तहत लाना चाहती है, लेकिन राज्य में चलने वाले लगभग 314 अरेबिक स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आते हैं, जिनका सर्वे अब होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, कुछ ऐसी शिक्षा संस्थाएं हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से तय सिलेबस को फॉलो नहीं करती हैं। रिपोर्ट आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में मदरसे स्थानीय लोगों की आर्थिक मदद से चलते हैं, यानी मदरसों पर न तो किसी अल्पसंख्यक बोर्ड का नियंत्रण है और न ही सरकार का। ऐसे में राज्य सरकार अब मदरसा बोर्ड के गठन की सोच रही है ताकि मदरसों को शिक्षा विभाग के अधीन किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की। महिला क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन बेहद अहम और बड़ा साबित हुआ। बीसीसीआई ने ऐलान किया कि महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर ही मैच फीस मिलेगी, यानी पुरुषों की तरह महिला क्रिकेटरों को टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और अंतर्राष्ट्रीय T20 के लिए 3 लाख रुपए की रकम मिलेगी। महिला क्रिकेट में इसे लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है, लेकिन आखिरकार आज बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। और हिंदी की जानी मानी साहित्यिक पत्रिका हंस शुक्रवार से रविवार यानी 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 3 दिनों का समारोह करने जा रही है। स्त्री सृजनशीलता पर केंद्रित इस समारोह में देश के कई प्रसिद्ध साहित्यकार, अभिनेता, रंगकर्मी और प्रकाशक आ रहे हैं। गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, नासिरा शर्मा जैसे कई जाने माने नाम अलग अलग सत्रों में शिरकत करेंगे। बड़े पैमाने पर युवा लेखकों, लेखिकाओं की भी भागीदारी हो रही है। महिला लेखन, रंगमंच और सिनेमा पर केंद्रित इस कार्यक्रम में 75 से ज्यादा मेहमान शामिल हो रहे हैं, जिनमें 3/4 से ज्यादा महिलाएं हैं। महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से ये अनूठा आयोजन होने जा रहा है। इंडिया गेट के पास बीकानेर हाउस के परिसर में ये पूरा आयोजन होगा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।